बच्चों, आज 10वीं कक्षा में क्षितिज किताब से तीसरा पाठ लखनवी अंदाज लेकर के हम प्रस्तुत हैं। इस पाठ को लिखने वाले यशपाल खड़ी हिंदी साहित्य के सशक्त उपन्यासकार हैं। वैसे उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, जो उपन्यास लिखे हैं, वो न केवल हिंदी को समृद्ध करता है बल्कि हमारे सामाजिक रचना को और हमारे समाज की जो व्यवस्था है उस पर उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से और सुंदर और सहज भाषा में आपके लिए रचनाएं दी है। बगैर समय गवाए हुए आइए देखते हैं पाठ को लखनवी अंदाज। बच्चों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के नाम से सब दिन से विख्यात है। जब लखनऊ शब्द में हिंदी व्याकरण का दीर्घ ई प्रत्यय लगता है तब शब्द बनता है लखनवी। ये व्युत्पत्ति मैंने आपको बताई। लखनवी अर्थात रिलेटेड टू लखनऊ, ये विशेषण बना। लखनऊ नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसमें प्रत्यय लगा के आपने जो अभी शब्द बनाया वो बन गया विशेषण। ये आप लखनवी व्यापार कह सकते हैं, लखनवी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, लखनवी अंदाज कह सकते हैं। हमारे पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। अंदाज, ये शीर्षक जो दिया है यशपाल जी ने, बहुत सोच समझ करके बहुत ही उपयुक्त, क्योंकि उन्होंने इस निबंध को जहाँ पर तैयार किया है, जहाँ पर क्रिएट किया है, जहाँ पर इसकी रचना की है, वह लखनऊ का एक स्टेशन है, जंक्शन है। तो लखनवी अंदाज शीर्षक हमें बताता है इस पाठ के माध्यम से कि किस तरह से लखनऊ का एक नवाब अपनी सोच को, अपनी झूठी हैसियत को दिखाने का प्रयास करता है। और इसीलिए शीर्षक उन्होंने दिया है कि जब किसी भी व्यक्ति को, शीर्षक को बाबू समझने की कोशिश कीजिए, जब किसी व्यक्ति को बगैर कुछ पेट में खाए हुए, बगैर पेट में ठोस आहार दिए हुए डकार हो सकता है, क्या कहेंगे इसको? इसको स्टाइल ही कहेंगे, अंदाज ही कहेंगे। तो लेखक का कहना है कि क्यों नहीं हिंदी की पत्रकारिता में बिना किसी पात्र के, बिना किसी विचार के, बिना किसी घटना के कहानी लिखी जा सकती है। इसी बात को उन्होंने आपके लिए बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। दरअसल होता ये है कि बहुत लोगों को आदत होती है कि जो हैं उसको प्रदर्शित नहीं करना, और जो प्रदर्शित करते हैं उससे उनका दूर दूर तक यानी वास्तविकता से संबंध नहीं होता है। ऐसे ही पात्र हमारे लेखक को, यशपाल जी को मिल गया लखनऊ स्टेशन पर। होता ये है कि लेखक जल्दी जल्दी में ट्रेन पकड़ने के लिए सेकेंड क्लास के डिब्बे का टिकट कटाते हैं। लेखक की सोच ये है कि पहली बात तो कि ट्रेन छूटे नहीं, हमें समय पर गंतव्य तक पहुंच जाएं। दूसरी बात कि सेकेंड क्लास के डब्बा में आम तौर पर, जिस समय की कहानी है मैं बता रहा हूं, कम भीड़ हुआ करती थी, 9 के बराबर पैसेंजर हुआ करते थे, यात्री हुआ करते थे। तो एकांत डब्बे में बैठने पर लेखक ने सोचा कि जब हम सफ़र करेंगे, यात्रा करेंगे, तो उस दरमियान खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए स्वस्थ मस्तिष्क से कुछ अच्छे विचार आएंगे और इस तरह से हमारी कहानी के लिए एक प्लॉट तैयार हो जाएगा। लेकिन लेखक को क्या पता कि उसमें
उनसे पहले जो बैठे हुए व्यक्ति हैं नवाब साहब, वो थोड़ा ज़्यादा नवाबी दिखाने वाले हैं और इसी पर उन्होंने इस कहानी को आपके लिए लिख डाला। वे जाते हैं अंदर, पूरे डब्बे में हमारे लेखक के अलावा केवल वह नवाब साहब ही बैठा हुआ है जो खानदानी नवाबी दिखाने की कोशिश करता है। कैसे पता चला लेखक को कि ये नवाब साहब ही हैं? पहले तो बच्चों, पहनावा ओढ़ावा से ही पता चल जाता है कि ये सामान्य आदमी है या फिर विशिष्ट आदमी है। तो उनका जो पहनावा ओढ़ावा था वो देख करके कोई भी आदमी समझ सकता था कि ये नवाब कैटेगरी से आते हैं, नवाब वर्ग से आते हैं। लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी कि वो सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़े? दरअसल नवाब साहब की मजबूरी ये थी कि उनके पॉकेट में पैसे नहीं थे। माली हालत, आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल डवाडोल थी, लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमारी रईसी अभी भी वही है जो वाजिद अली शाह का हुआ करता था लखनऊ में। ये दिखाने के लिए वे उस डब्बे में बैठे थे। लेखक के आगमन पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाँ कोई आया है तो उसके आगमन की आहट हुई, जरा हम ताकें, जरा देखें कि कौन यात्री है, किस तरह का यात्री है। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहले तो नवाबी वो यहीं से दिखाना शुरू करते हैं, घमंड में चूर, अपने आप में। लेखक ने सोचा कि चलो ऐसा ही होता है यात्रा में, कौन किसका रिश्तेदार लगता है। जब ट्रेन कुछ दूर चलती है, नवाब साहब को पता नहीं क्या समझ में आया कि यह आदमी तो, मैं तो समझा था खाली डब्बा होगा, उसमें मैं अकेला अपनी बपौती डब्बा समझ करके अकेले यात्रा करूंगा स्वतंत्र होकर के और पूरे घमंड के साथ। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति हमारे लेखक के रूप में जो प्रवेश किए, उनको थोड़ा गंवारा नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेखक को भी क्या लगा था, जाकर के बैठ गए इत्मीनान से। कनखी आंखों से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन पहले कौन पहल करे ये एक समस्या थी। उधर नवाब साहब, मैंने आपको बताया कि उनके माली हालत खास्ता थी। ये कैसे पता चलता है? तो वो चाहते तो अगर नवाब खानदान से थे तो काजू किशमिश छुहारा ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते थे नाश्ते के रूप में, लेकिन उन्होंने यात्रा का समय व्यतीत करने के लिए जिस नाश्ते की चीज को खरीदा था वो था बहुत ही मामूली चीज, खीरा। अब इसी से लेखक तार गए कि ये नवाब साहब केवल दिखावे के हैं, इनकी माली हालत तो मजदूर से भी गया गुजरा है। खीरा काट के खीरा वो रखे हुए हैं। अब जब नवाब साहब को लगा कि ऐसे नहीं यात्रा हो सकती, तब लेखक को टोकते हुए कहते हैं कि आप खीरा शौक फरमाएं। लेखक ने धन्यवाद के साथ नहीं कहा, मना कर दिया कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खीरा नहीं खाता। नवाब साहब लेखक के सामने में अपनी नवाबी जो प्रदर्शित कर रहे थे, जिसके कारण यशपाल जी को ये निबंध लिखना पड़ गया, वो होता ये है कि वो पहले तो खीरा को अपनी सीट के नीचे लोटा में पानी रखे हुए हैं, उस पानी से खिड़की के बाहर खीरा को धोते हैं बड़े प्रेम से, बड़े तरीके से, बड़े यत्न के साथ। फिर रुआदार तौलिया से खीरों को पोंछते हैं और एकदम नया चाकू निकाल करके उसके सिरे को काटते हैं, झाग निकालते हैं, छीलते हैं और ये सब काम वो ऐसे कर रहे होते हैं तरीके से, करीने से, जैसा कि कोई प्रोफेशनल तो नहीं ही कर सकता। और तौलिया बिछा करके सीट के सामने पालथी मार करके नवाब साहब खीरा को छीलते हैं, काटते हैं, उसके फांकों पर नमक,
मिर्च, लाल रंग का मिर्च का बुरादा इत्यादि छिड़क करके, और लेखक से बातचीत में कहते हैं कि ये नामुराद चीज़ है, यानी जल्दी पचता नहीं है, पेट को भारी कर देता है। लेखक मन ही मन सवाल अपने आप में करते हैं कि जब आप ये समझ ही रहे थे कि खीरा खाने योग्य पदार्थ नहीं है या अपदार्थ की श्रेणी में आने वाला फल है, तो आपने खरीदा क्यों? लेकिन लेखक प्रकट रूप में नवाब साहब को कुछ नहीं कहते। नवाब साहब अब खीरा तैयार कर लेते हैं और लेखक को जब आमंत्रित करते हैं कि आइए इसमें आप भी शामिल होइए, लेखक का स्वाभिमान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जिस आदमी ने आने पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, और खीरा जैसी मामूली चीज़ के लिए हम कहें कि खा लेंगे। इसलिए लेखक ने कहा कि मुझे नहीं खाना है, धन्यवाद आपको। अब नवाब साहब जब खीरा पर नमक मिर्च इत्यादि डाल चुके होते हैं, इत्तेफाक देखिए, चाहे लोगों की इच्छा हो या नहीं, सम्मान बचाने के लिए दोनों व्यक्ति में से कोई खाएं या नहीं, नवाब साहब और लेखक, लेकिन यह तय है, यह मनुष्य जनित स्वभाव होता है कि उन नमक मिर्च और खीरा को देख करके दोनों सज्जन के मुंह में पानी आ गया। लेकिन नवाब साहब को तो नवाबी दिखानी थी। देखें बच्चों, क्यों इस पाठ में इस पात्र को बार बार नवाब नवाब कह करके संबोधित किया जाता है? क्योंकि एक एक फांक को नवाब साहब उठाते हैं तरीका से, वहां से तौलिया पर से मुंह के पास ले जाते हैं, लेकिन मुंह में लगाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। वो केवल मुंह के पास ले जा करके और खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से एक खीरा के जो 4 फांक उन्होंने बनाए थे, उसको 4 बार उन्होंने मुंह तक ले जा करके और बाहर खिड़की के फेंक दिया। हद तो यही नहीं हुई, हद तो तब हो गई जब खीरा बगैर मुंह में सटाए हुए बाहर खिड़की के फेंक देने के बाद नवाब साहब को डकार आता है, जैसे कि भर पेट उन्होंने खीरा खा लिया हो, पेट भर गया हो, अब गैस के रूप में डकार उनको आ रहा हो। यही बात हमारे लेखक को हजम नहीं हुई और पात्र का नाम दे डाला नवाब साहब। नवाब साहब का अंदाज। और जब डकार उनको आया और कहते हैं कि ये नामुराद, ये मैदे पर बोझ डालने वाला होता है, दरअसल होता है लेकिन बड़ा लजीज। वो उर्दू के 2-4 अल्फाज को विशेषण के रूप में प्रयोग करके खीरा की चर्चा होती है। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही होती है। लेखक हमारे मन ही मन सोचते हैं कि वाह क्या बात है, जब बगैर खाए हुए किसी भी व्यक्ति को डकार आ सकता है, पेट भरने की संतुष्टि का एहसास हो सकता है, तो फिर हमें बिना विचार, पात्र और घटना के कोई भी कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? मतलब बच्चों, कहानी को अब कंक्लूड करते हुए आपको बताऊं कि दरअसल सामंती प्रवृत्ति, जमींदारी सोच, अपने आप को बड़ा दिखाने की चाहत में पता नहीं लोग क्या क्या कर बैठते हैं। समझते हैं कि सामने वाला इस बात को नहीं समझ रहा है, या अक्ल केवल मेरे पास है, सामने वाले को अक्ल नहीं है। लेखक इसी बात को इस पाठ में रखते हैं। अब पाठ में जो 2 बातें लेखक ने प्रमुख रूप से रखी है आपके लिए, एक तो अब चूंकि भारत 70 वर्ष बिता चुका है आज़ादी का और सारी दुनिया जानती है कि यह लोकतांत्रिक देश है, इसके संविधान में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सभी को समान अधिकार दिया गया है।
और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये दिखाना चाहता है अपनी अभिक्रिया से, अपने हाव भाव से, अपने बात विचार और व्यवहार से कि हम कुछ अलग हैं, हम कुछ विशिष्ट हैं, हम विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं, लेखक को ये बात बिल्कुल बगैर नमक के सब्जी की तरह लगती है, यानी न पचने वाली बात लगती है। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री उस समय के थे, उन्होंने तो लगभग 622 देशी रियासतों का विलय करा करके जमींदारी प्रथा को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। अब यहाँ ये नवाब साहब उसी अपने जमींदारी रियासत को स्थापित करने की और प्रदर्शित करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं। और लेखक यही विचार कर रहे होते हैं कि नवाब साहब अगर संपन्न परिवार के होते, आर्थिक स्थिति इनकी खराब नहीं होती, तो जाहिर है खीरे जैसी चीज न खरीद करके कोई बहुमूल्य, कोई ज्यादा कीमत के ड्राई फ्रूट, सूखे फल को खा रहे होते, मेवा मिष्टान खा रहे होते। लेकिन खीरा जो है ये इनके ये जो अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करना चाहते हैं उसकी सारी कलई खोल देती है, उसकी सारी पोल खोल करके रख देती है। इस तरह एक तरफ तो लेखक ने जमींदारी और सामंतवादी प्रदर्शन पर कुठाराघात किया है, चोट किया है, और दूसरी तरफ बच्चों के मनोरंजन के लिए अंत में इस पाठ का मुख्य वाक्य उन्होंने लिखा है कि जब बिना किसी को खाए हुए पेट भर जाने का एहसास हो सकता है, पेट से डकार निकल सकता है, तो जाहिर सी बात है कि कहानी के लिए भी किसी प्राथमिक या अनिवार्य शर्त की आवश्यकता नहीं होती है। लिखने वाला भी इसी तर्ज पर चाहे तो बिना किसी पात्र, विचार, घटना के कहानी लिख सकता है। इस तरह से लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हर काम के लिए, चाहे वह काम छोटा हो बड़ा हो, हमें उसकी शर्त को देखना होता है, उसकी अपनी निजी शर्त होती है, उसे पूरा करना होता है। और अगर हम जमींदारी दिखाने के लिए हमारे लिए कोई शर्त नहीं है, तो फिर लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यासकार के लिए किसी भी शर्त की क्या ज़रूरत होगी, उसकी क्या आवश्यकता होगी। इस तरह से लेखक ने दो मुख्य वाक्य के द्वारा आपके इस पाठ का समापन किया है और कहा है व्यंग्य के रूप में कि लेखक और कवि तो बिना विचार, पात्र और घटना के कहानी नहीं लिखते, लेकिन ये नवाब साहब हैं कि बिना नवाबी के भी नवाब होने का ढोंग कर सकते हैं, आडंबर दिखा सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, यही इस पाठ का सारांश था, यही इस पाठ में मुख्य बातें बताई गई। और अब फिर आते हैं तो अगले वर्ग में नए पाठ के साथ आपका फिर स्वागत करें।